हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस कोड से रिलेटेड 28 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम JWT ऑथेंटिकेशन को अपने फ्रंट एंड में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैच मेथड। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था JWT टोकन ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम एक लॉगिन का फॉर्म बनाकर जहां पर हम यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड लेके उसको कैसे सेंड करते हैं अपने सर्वर पे, और कैसे हमारा जो एक्सप्रेस.जेएस का सर्वर है वो ये इन्फॉर्मेशन डाटाबेस को चेक करने के लिए देता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन जो यूजर नेम और पासवर्ड है अगर हमारे डाटाबेस में मैच कर जाती है तो कैसे डाटाबेस जो है हमारे को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, और जैसे ही सर्वर के पास यहाँ पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो वो एक टोकन जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं जेसन वेब टोकन, मतलब कि JWT टोकन। इस टोकन के अंदर एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जेसन फॉर्मेट में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, मगर ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, मतलब कि हम इसे पढ़ नहीं सकते। अब सर्वर क्या करता है, यही टोकन जो है आगे पास कर देता है क्लाइंट साइड को। तो यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस था ये हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब इससे आगे का कोड हम करने वाले हैं। देखिए, जैसे ये टोकन हमारे को क्लाइंट साइड में मिलता है तो हम इसे अपने लोकल सिस्टम पे कहीं पर सेव कर लेते हैं, जैसे कुकीज की हेल्प से या फिर लोकल स्टोरेज की हेल्प से। तो इस वीडियो के अंदर हम जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं लोकल स्टोरेज। हम यहाँ पर कुकीज भी यूज कर सकते हैं और कुकीज जो है काफी ज्यादा सिक्योर भी होती हैं एज कम्पेयर टू लोकल स्टोरेज। अगर आप इसमें कुकीज यूज करना चाहते हैं तो कुकीज भी कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में कुकीज को डिटेल में करा चुका हूं, मगर मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर आपको एक लोकल स्टोरेज का भी एक एग्जांपल करके दिखा दूं। तो इस वीडियो में हम लोकल स्टोरेज यूज करने वाले हैं। तो ये लोकल स्टोरेज से रिलेटेड जो भी मेथड्स आते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो लोकल स्टोरेज नाम की हमारे पास चीज होती है ये होती है ब्राउजर के अंदर हम एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है स्टोर करने का काम। जब भी हम लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है सेट आइटम्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा लोकल स्टोरेज, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। फिर उसके बाद सेट आइटम। सेट आइटम के अंदर बेसिकली दो चीज होती हैं, पहली होती है की और फिर उसकी होती है वैल्यू। हम कोई भी की में नेम ले सकते हैं, जैसे नेम ले लिया या यूजर नेम ले लिया कुछ भी, और यहाँ पे एग्जैक्ट उसकी वैल्यू। अब जो ये वैल्यू है ये जाके स्टोर हो जाती है हमारे लोकल स्टोरेज में, जो कि ब्राउजर का इनबिल्ट स्टोरेज सिस्टम होता है। अब कभी भी हमें फ्यूचर में ये वैल्यू अगर देखनी है, इस की अगर वैल्यू देखना चाहते हैं तो हमारे पास आता है सेकंड स्टेप, जिसके अंदर हम गेट आइटम्स नाम से एक मेथड यूज करते हैं। तो हम इसी लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर अपनी की पास कर देंगे। तो जो भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो हमारे को यहाँ पर रिट्रीव हो जाती है। और फ्यूचर में अगर हम ये की जो भी हमने लोकल स्टोरेज में डाल रखी है और इसकी वैल्यू इसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है रिमूव आइटम। तो हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और जोन सी भी की को रिमूव करना चाहते हैं तो उस की का नेम पास कर देते हैं। हमारे पास हो सकता है मल्टीपल की जोन लोकल स्टोरेज में, तो जिस भी की को रिमूव करना है उसका नाम हम यहाँ पे डालेंगे। अगर आप यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं कि सारी कीज को एक साथ ही रिमूव करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है क्लियर नाम से। तो हम लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ये मेथड क्या करता है, जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर जितनी भी कीज और उनकी वैल्यूज होंगी उन सबको रिमूव कर देता है। तो देखिए, जो हम इस वीडियो के अंदर यूज करने वाले हैं, देखिए जब भी यूजर साइन इन करेगा तो हम यहाँ पर सेट आइटम का यूज करेंगे, और जब भी यूजर किसी दूसरे पेज को रीड करना चाहता है तो हम यहाँ पर टोकन जो हम सेव किया होगा उसको हम गेट आइटम से रिट्रीव करके सर्वर को सेंड करेंगे। और जब भी यूजर लॉग आउट हो जाएगा तब हम यहाँ पर रिमूव आइटम की हेल्प से उस टोकन को रिमूव कर देंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, जब भी हमें टोकन हम रीड करके सर्वर को सेंड करते हैं तो वो सेंड हमें कैसे करना है। तो देखिए, इसके लिए हम फैच मेथड का यूज करने वाले हैं, जिसको हम पहले भी यूज कर चुके हैं अपनी एपीआई के साथ। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अपना एपीआई का यूआरएल देते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद कोमा लगाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मल्टीपल प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो होती है मेथड, जिसके अंदर हम पोस्ट वगैरह यूज कर सकते हैं अगर आप डाटा को ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर डाटा को रीड करना है तो गेट, अपडेट करना है तो पुट, और डिलीट करना है तो डिलीट मेथड आते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारे प्रॉपर्टी है इसका नाम है बॉडी। देखिए, जब भी हमने डाटा को सेव करना है तो हम यहाँ से डाटा भेजते हैं। हम पिछली एपीआईज की वीडियोस में हम देख चुके हैं कि यहाँ पर हम यूज कर रहे थे फॉर्म डाटा। बॉडी के अंदर हम और भी कई तरीके का डाटा पास कर सकते हैं, जैसे फॉर्म डाटा का एग्जाम्पल तो हम पहली वीडियोज में देख ही चुके हैं। इसके अलावा हम जेसन फॉर्मेट में भी डाटा यहाँ से सेंड कर सकते हैं, या नॉर्मल टेक्स्ट भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जेसन डाटा को यूज करना सीखेंगे। फॉर्म डाटा से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियोस में ऑलरेडी समझा चुका हूं,
कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो हम इस वीडियो में जेसन डाटा को सेंड करना सीखेंगे। इसके बाद हमारे को यहाँ पर हेडर नाम की एक प्रॉपर्टी लेनी होती है। ये लेनी जरूरी है क्योंकि हेडर की हेल्प से हम यहाँ पर टोकन सेंड करेंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि अंदर वाले पेजों को जब भी हमने देखना था तो हम यहाँ पर एक ऑथराइज हेडर भेज रहे थे, तो वो सब हम इसी हेडर के अंदर ही सेंड करते हैं। हेडर के अंदर बेसिकली दो प्रॉपर्टीज का हम ज्यादातर यूज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कंटेंट टाइप। देखिए, अगर आप जेसन फॉर्मेट पे डाटा भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पर कंटेंट टाइप लेनी है वैल्यू, और इसकी वैल्यू लेनी है application/json। और अगर आप यहाँ पर फॉर्म डाटा भेज रहे हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसकी वैल्यू होती है application/xwww-form-url encoded। देखिए, इसको लिखने की बेसिकली कोई जरूरत नहीं होती, ये डिफॉल्ट कंटेंट टाइप होता है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं, जब हमने फॉर्म डाटा लिया था तब हमने इसे नहीं लिखा था, क्योंकि कंटेंट टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो यही होती है, फॉर्म यूरल इनकोडेड। मगर अब हम जेसन डाटा यूज करने वाले हैं तब हम यहाँ पे लिखेंगे application/json। इसके बाद जब भी हमने अंदर वाले पेजों को रीड करना है लॉगिन होने के बाद, तब हम इसके बाद यहाँ पर ऑथराइजेशन हेडर का यूज करते हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब इसके अंदर हमारे को दो चीजें सेंड करनी होती हैं। पहली बात तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा भेजना होता है, उसमें सबसे पहले लिखा होता है बीरर, तो आपको इसे एज इट इज लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया टोकन, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू कहां से आएगी, ये आएगी हमारे पास लोकल स्टोरेज से। अगर आप कुकीज का यूज कर रहे हैं तो कुकीज से टोकन की वैल्यू उठा लेंगे और टोकन की वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ऑथराइजेशन जो हेडर है, मतलब कि जो पूरा टोकन है, वो यहाँ से हम पोस्ट मेथड की हेल्प से सर्वर पे सेंड करेंगे। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि कैसे हम रियल लाइफ में JWT टोकन को फैच मेथड के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने वेब ब्राउजर के अंदर अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसको हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं, जहां पर मैंने APIs का यूज करके स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आपको फैच करके दिखाया था। अभी ये डाटा फैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं पिछली वीडियो के अंदर इस पे JWT ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर चुका हूँ। तो जब तक हम लॉग इन नहीं होंगे इस पेज पे, तब तक हम इस रिकॉर्ड को यहाँ पर देख नहीं सकते। तो देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर दो पेज क्रिएट किए हैं। सबसे पहला है रजिस्टर का पेज, जहां पर यूजर अपना यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड डालेगा। इससे रिलेटेड API जो है मैं पिछली वीडियो के अंदर ही क्रिएट कर चुका हूं। अब यूजर जब रजिस्टर हो जाएगा तब वो यहां पर जाकर लॉगिन भी कर सकता है। तो देखिए, लॉगिन के लिए मैंने अलग से एक पेज बनाया हुआ है जिसका नाम भी मैंने रखा है index.html। तो टोटल अब हमारे पास 3 पेजेस हैं। सबसे पहला जो पेज है वो है student.html, दूसरा पेज है login.html और थर्ड पेज जो है वो है register.html। तो यूजर जब लॉगिन हो जाएगा तभी वो students.html वाले पेज को एक्सेस कर सकता है। तो यहां पर देखिए, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है पोस्टमैन, जिसके अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमने कुछ APIs क्रिएट की थी। एक API हमने यहां पर यूजर को रजिस्टर करने के लिए की थी और इसी के साथ हमने एक दूसरी API भी क्रिएट की थी जहां पर हम यूजर का लॉगिन करवा रहे हैं। अब जब यूजर लॉगिन करता है तो उसको एक टोकन मिलता है। ये देखिए, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डाल रखी है, उसका एडमिन, यूजर नेम और पासवर्ड डाल रखा है। मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर यूजर का एक टोकन नंबर मिला है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ तक की कोडिंग जो है हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब ये टोकन जो मिलता है इसी को हम यहाँ पर अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये सब करने वाले हैं। तो ये अब चलते हैं अपने एडिटर में और वहां पर इन दोनों APIs का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर का काम करेंगे और उसी के बाद हम यहाँ पर जो ये लॉगिन की API है इसका भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आ गया अपने एडिटर में और यहाँ पर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है, Screwed API प्रोजेक्ट, जिसको हम अपनी पिछली 6 वीडियोस में कवर करते आ रहे हैं, जहां पर हमने APIs भी क्रिएट करने सीखी हैं, स्टूडेंट्स की और यूजर की। तो यहाँ देखिए, मैंने 3 पेज बना रखे हैं ऑलरेडी। ये हमारा मेन पेज है students.html, जिसके अंदर हम यहाँ पर स्टूडेंट का सारा डाटा फैच करके दिखा रहे हैं। इसको हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर 2 मैंने नए पेज बनाए हैं। एक है रजिस्टर का पेज, जहां पर यूजर रजिस्टर करेगा और इसी के साथ में है लॉगिन के लिए। तो इसका नाम मैंने रखा है index.html, मतलब कि सबसे पहले प्रोजेक्ट में यही फाइल ओपन होगी लॉगिन करने के लिए। तो यहां से यूजर लॉगिन करेगा। इसकी भी सारी HTML मैंने बूटस्ट्रैप में कर रखी है। अब इसका काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहां पर ये मेरी HTML है वहां पर जाकर सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ JS नाम से और उसके अंदर एक फाइल भी बना लेता हूँ। ये देखिए, यहां पर मैं आ गया अपने फाइल एक्सप्लोरर में और यहां पर देखिए मैंने एक फोल्डर बना रखा है जिसका नाम है फ्रंट क्रूड API। ये तीनों फाइल्स मेरी आपको यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहां पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ JS। अब देखिए, जो भी मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का काम करने वाला हूँ लॉगिन वाले पेज में और रजिस्टर वाले पेज में,
उनका कॉमन काम मैं यहाँ पर इस फाइल के अंदर रखने वाला हूँ। तो इस फोल्डर के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। अब इस फोल्डर को भी मैं यहाँ पर अपना VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ओपन विद कोड। ये देखिए, अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मेन फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ script.js। ये फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे कहां से काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले मुझे अपनी एपीआई की यूआरएल से काम स्टार्ट करना है। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, एपीआई यूआरएल। ये देखिए, यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया एपीआई अंडरस्कोर यूआरएल और इसके अंदर अपना यूआरएल यहां पर डाल दिए जहां पर हमने यूजर्स की एपीआई क्रिएट की थी। ये देखिए, यहां तक तो हमारा बेस रूट का नेम है और उसी के बाद यहां पर स्लैश लगा के हमने लिखा API/यूजर्स। अब इसी के बाद मैं यहां पर अपने फॉर्म्स को भी टारगेट करने वाला हूं। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहां पर अपनी दो फाइल्स बना रखी हैं। एक है रजिस्टर के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं। इस फॉर्म पे मैंने आईडी लगाया है रजिस्टर फॉर्म, आप देख सकते हैं। इसी का मैं यूज करने वाला हूं और इसी के साथ मैंने लॉगिन के पेज में भी यहां पर एक फॉर्म बना रखा है जिसका नाम है लॉगिन फॉर्म। अब जो मैंने अलग से एक फाइल बनाई है script.js, उसको मैं यहां पर इंक्लूड भी कर लेता हूं। ये देखिए, बिल्कुल यही कोड मैं कॉपी करके जो हमने स्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड किया है रजिस्टर वाले पेज में भी सबसे बॉटम पे जाकर इसे इंक्लूड कर लेता हूं। ये देखिए, तो यहां पर इसका फाइल का काम खत्म हो चुका है। अब यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, जो हमारा ये रजिस्टर फॉर्म वाला पेज है, यहां पर मैंने 3 फील्ड्स ले रखी हैं। एक है रजिस्टर यूजर, एक है रजिस्टर ईमेल और एक है रजिस्टर पासवर्ड, जिसकी हेल्प से हम यहां पर डाटा को सेव करने वाले हैं। बिल्कुल इसी के साथ जो मेरा लॉगिन फॉर्म वाला पेज है, जहां पर मैंने आईडी भी लगा रखा है लॉगिन फॉर्म, यहां पर भी मेरे पास 2 फील्ड्स हैं। एक है लॉगिन यूजर और एक है लॉगिन पासवर्ड, जिसका यूज मैं अपनी एपीआई के अंदर कर रहा हूं। मैं एक बार आपको एपीआई वाला पेज भी दिखा देता हूं। तो यहां पर हमारा राउट्स वाला फोल्डर है और यहां पर मेरी users.route फाइल है। ये देखिए, अब यहां पर हमने 2 राउट्स बनाए थे। एक था रजिस्टर के लिए, जिसके अंदर 3 वैल्यूज हम यहां पर यूजर से लेंगे, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो उसी के लिए मैंने यहां पर HTML का ये पेज बना लिया है, register.html। इसी के बाद हमने एक दूसरा राउट बनाया था लॉगिन के लिए, जहां पर हमें बॉडी से 2 आइटम्स मिलेंगी, यूजर नेम और पासवर्ड। तो इसका भी मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो यहां पर मैं आ गया अपनी मेन फाइल में script.js में। अब यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर 2 वेरिएबल्स बना लेता हूं, लॉगिन फॉर्म और रजिस्टर फॉर्म। लॉगिन फॉर्म के अंदर मैंने जो फॉर्म बनाया है अपना लॉगिन के लिए, उसको यहां पर टारगेट कर लेता हूं। मैं यहां पर टारगेट कर रहा हूं आईडी से और मैंने उस पर अभी आपको दिखाया था फॉर्म पे मैंने आईडी लगा रखा है लॉगिन फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह से मैं इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं और दूसरा भी एक वेरिएबल बना लेता हूं रजिस्टर फॉर्म। और यहां पर जो मैंने उस पर आईडी लगा रखा है उसका नाम भी मैंने रखा था रजिस्टर फॉर्म। ये देखिए, ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर अपना रजिस्टर फॉर्म का जो पेज है उसका कोड यहां पे करने वाला हूं। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक इफ की स्टेटमेंट लगाता हूं और यहां पर चेक करूंगा अगर इसके अंदर कोई वैल्यू आई है तो यहां पर ये इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक स्टेटमेंट और बना लेता हूं जहां पर मैं लॉगिन फॉर्म को भी चेक करूंगा। तो रजिस्टर वाले पेज के लिए ये वाला कोड चलेगा और लॉगिन वाले पेज के लिए ये वाला कोड। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा रजिस्टर फॉर्म वाला मैंने टारगेट किया है, इसी पे यहां पर मैं एक इवेंट ऐड करने वाला हूं। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का मेथड आता है ऐड इवेंट लिसनर। ये हम अपनी जावास्क्रिप्ट कोर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं यूजर जब भी इस पे सबमिट करे, तो मैं यहां पर इवेंट लगा रहा हूं सबमिट। तो जब भी यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो यहां पर मुझे काम क्या करना है, उसके लिए मैं यहां पर एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूं जो कि बेसिकली एक असिंग फंक्शन होगा। ये देखिए, यहां पर मैंने एरो फंक्शन के शेप में यहां पर एक वेरिएबल भी पास कर दिया ई फॉर इवेंट। अब सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो फॉर्म जो है रिफ्रेश ना हो। तो यहां पर मैं जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज करूंगा e.preventDefault, जो उसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी को बंद कर देगा। अब इसी के बाद मेरे को क्या करना है, यहां पर मैंने 3 फील्ड्स ले रखी हैं रजिस्टर फॉर्म के अंदर, मैंने जैसे अभी आपको दिखाया भी था। तो उनके लिए 3 वेरिएबल्स भी यहां पर बना लेता हूं। सबसे पहला वेरिएबल बना रहा हूं यूजर नेम, फिर उसके बाद ईमेल और फिर पासवर्ड। ये देखिए, यहां पर मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए हैं, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, जहां पर मैंने टारगेट किया है आईडीज को। ये मेरी फॉर्म फील्ड्स के अंदर जो इनपुट फील्ड्स आ रही हैं
वहां पर जो आईडी लगे हैं मैंने वही आईडी यहाँ पर डाले हैं, रजिस्टर यूजर, रजिस्टर ईमेल, रजिस्टर पासवर्ड। अब इन तीनों की वैल्यूज मेरे को यहाँ पर इन वेरिएबल्स के अंदर मिल जाएंगी, जिनको मैं फेच मेथड की हेल्प से अपने सर्वर पे सेंड करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, RES मतलब रिजल्ट। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पर अपना फेच मेथड लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अवेट। अब अवेट के अंदर आकर सबसे पहले मुझे अपने एपीआई का यूआरएल यहाँ पर डालना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपना वेरिएबल यूज करूंगा जो मैंने ऊपर बनाया जिसका नाम है एपीआई यूआरएल। अब इस यूआरएल के बाद मेरे को यहाँ पर एक राउट का नाम लिखना है जिसका नाम है रजिस्टर, क्योंकि ये रजिस्टर का राउट है। ये देखिए, अब जो ये डाटा है ये हमें ऊपर सेंड करना है इस एपीआई यूआरएल पे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें सेकंड पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको स्लाइड्स में भी दिखाया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पास करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम पास करते हैं मेथड। और देखिए हम यहाँ से डाटा ऊपर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जो राउट बना चुका हूँ पिछली वीडियो में, यहाँ पर मैंने जो मेथड यूज किया था वो था पोस्ट। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए, लॉगिन के लिए भी मैंने यहाँ पर पोस्ट नाम का राउट यूज किया और यहाँ पर रजिस्टर के लिए भी पोस्ट, और लास्ट में लॉग आउट के लिए भी यहाँ पर मैंने पोस्ट का ही यूज कर रखा है। तो ये हमारा मेथड हो गया पोस्ट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना हेडर सेट करना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं हेडर्स, और यहां पर देखिए अब मैं यहां पर फॉर्म डाटा नहीं भेज रहा हूं, यहां पर जो मैं डाटा सेंड करने वाला हूं जेसन फॉर्मेट में करने वाला हूं। अगर आप फॉर्म डाटा भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं, जैसे हम पिछली एपीआई की वीडियो में देख चुके हैं। तो उसके लिए जब भी हम जेसन फॉर्मेट में डाटा भेजना चाहते हैं तो यहां पर हमें हेडर सेट करना होता है कंटेंट टाइप, और इसके अंदर वैल्यू सेट करनी होती है application/json। यही काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मेरे को यहां पर बॉडी सेट करनी है, जिसकी हेल्प से यहां पर मैं एक्चुअल डाटा भेजने वाला हूं। तो देखिए, जो भी हम यहां से डाटा भेजने वाले हैं उसको बेसिकली हम जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे। तो यहां पर ये जो डाटा मिल रहा है ये तो मेरे पास रॉ डाटा आ रहा है। तो इसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर जावास्क्रिप्ट का एक मेथड यूज करता हूं जिसको हम बोलते हैं जेसन स्ट्रिंगिफाई। ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड हमारा क्या काम करता है, देखिए हम इसके अंदर जो भी रॉ डाटा भेजते हैं ये उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेना है और इन तीनों वैल्यूज को मैं यहां से सेंड कर देता हूं, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये देखिए, अब ये डाटा जो है ये सर्वर पे जाएगा एज ए पोस्ट राउट की हेल्प से और जेसन फॉर्मेट में इस वाले यूआरएल पे। अब यहां पर जाकर डाटा जो है वो रजिस्टर हो जाएगा हमारे मोंगोडीबी डाटाबेस के अंदर। अब जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, यहां से हमारे को एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, जो भी हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है वो जेसन फॉर्मेट में आया होगा, उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने लिखा res.json, मतलब कि जेसन का डाटा इसमें से हमने यहां से निकाल लिया और जिसको हमने स्टोर करा दिया डाटा नाम के वेरिएबल में। अब इसके बाद मुझे चेक करना है क्या डाटा एग्जैक्टली सेव हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा res.ok। अगर हमारा ये पूरा जो यूआरएल है फैच मेथड का, ये अगर प्रॉपरली रन हो जाता है तो उसके रिटर्न में हमारे को मिलता है ओके, जो स्टेटस होता है। अगर वो ओके आया इसका मतलब हमारा डाटा सेव हो चुका है, और अगर ये सेव नहीं होता तो हम यहाँ पर एल्स पार्ट भी यूज कर सकते हैं इसका। तो अगर यूजर रजिस्टर हो चुका है तो अब हम यहाँ पर उसको कंसोल में या अलर्ट में कोई मैसेज शो कर सकते हैं। बेसिकली हम कंसोल तो नहीं शो करते हैं, यहाँ पर हम अलर्ट बॉक्स शो कर लेते हैं। इसके अंदर एक मैं सक्सेस का मैसेज यहाँ पर यूजर को शो कर सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मैसेज डाल दिया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन। अब इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि यूजर ऑटोमेटिकली लॉग इन वाले पेज पे खुद ही रिडायरेक्ट हो जाए, हमें क्लिक करके ना जाना पड़े। तो इसके लिए यहाँ पर मैं विंडो का मेथड यूज करने वाला हूँ जो हम जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है लोकेशन, और लोकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है href। और मैं चाहता हूँ कि यूजर ने जैसे रजिस्टर कर लिया है तो ऑटोमेटिकली लॉग इन वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो हमारे लॉग इन वाले पेज का नाम है index.html। ये देखिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर ओके के लिए अलर्ट बॉक्स दिखाया, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता, मतलब कि यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं हुआ है, तब भी हम चाहते हैं कि उसको एक मैसेज दिख जाए। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक डाटा आएगा जेसन फॉर्मेट में। देखिए, या तो सक्सेसफुल का डाटा होता है या फिर वो वहां पर कोई एरर का मैसेज हो सकता है। तो जो भी एरर का मैसेज भी इसमें आया जेसन फॉर्मेट में वो ही मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो के अंदर रजिस्टर वाले पेज में एक मैसेज नाम का वेरिएबल सेट किया था जेसन फॉर्मेट में। मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। अगर उसमें कोई वैल्यू आई होगी तब हमारे को यहां पर वो मैसेज दिख जाएगा।
अगर वो वैल्यू इसके अंदर कुछ भी नहीं आई है तो अब हम यहाँ पर दिखा देते हैं अपना खुद का एक कस्टम मैसेज, जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फील्ड। ये देखिए, ये मैसेज कहां से आएगा ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर मैंने दूसरी विंडो भी ओपन करके रखी हुई है जहां पर हमने एपीआई क्रिएट की थी। अब यहां पर देखिए रजिस्टर के केस में यहां पर आप लास्ट में देख रहे हैं कि अगर यहां पर कोई एरर आता है तब यहां पर जेसन फॉर्मेट में हमारे को एक मैसेज मिल रहा है जिसके अंदर एरर का मैसेज है। यही मैसेज मैं यहां पर अपने अलर्ट बॉक्स में दिखाने वाला हूं फ्रंट में। और अगर यहां पर कोई जो भी यूजर जो है हम रजिस्टर कर रहे हैं अगर वो पहले से ही हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है तब भी हमारे को यहाँ पर एक मैसेज ही मिलेगा जिसमें लिखा होगा यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो देखिए मैं वापस आ गया अपने स्क्रिप्ट वाली फाइल में। तो ये काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना लॉगिन फॉर्म का जो पेज है उस पर भी काम कर लेता हूँ। तो देखिए लॉगिन के लिए जो मैंने वेरिएबल बनाया था वो था लॉगिन फॉर्म। तो इस पे भी मैं कुछ इसी तरह का इवेंट यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जैसे मैंने ये कोड किया हुआ है। ये देखिए, अब यहां पर बस मुझे अपने वेरिएबल का नाम चेंज करना है, उसका नाम है लॉगिन फॉर्म। तो देखिए जब भी हमारा लॉगिन फॉर्म सबमिट होगा तब हमें क्या कोड करना है यहाँ पे वो मुझे दिखाना है। तो देखिए कुछ कोड मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर भी इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल से वैल्यू लेंगे और उसके बाद फैच मेथड लगाएंगे और उसके बाद भी यहाँ पर हम जेसन फॉर्मेट पर यहाँ पर डाटा एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद इसी तरह से एक कंडीशन लगाएंगे। तो ये सारा कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और इसको यहां पर डालता हूं और यहां पर कुछ चेंजेस कर लेता हूं। देखिए अब हमारे को यहां पर दो ही फील्ड्स मिलने वाली हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। तो इस ईमेल की कोई जरूरत नहीं है और जो मैंने लॉगिन वाले पेज में फील्ड्स पे आईडी लगा रखा है वो ये नहीं है, उसका नाम है लॉगिन यूजर और यहां पर भी लॉगिन पासवर्ड। अब इसके बाद जो हमारा फैच के अंदर हम यहां पर राउट अपना सेट करने वाले हैं उसका नाम है लॉगिन। यहां पर भी हम पोस्ट से डाटा सेंड करने वाले हैं और जेसन फॉर्मेट में ही। अब हमारे को सिर्फ यहाँ पर दो ही फील्ड सेट करनी है, यूजर नेम और पासवर्ड। ईमेल की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए जैसे ही अगर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डाटा में एक रिस्पॉन्स यहाँ पर सेट हो जाएगा जेसन फॉर्मेट में। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स का अगर यहाँ पर स्टेटस कोड आया ओके, तब हम यहाँ पर दो काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज में एक टोकन सेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी यूजर लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली तो हमारे पास यहाँ पर डाटा के अंदर एक टोकन आएगा जिसको हमें लोकल स्टोरेज में सेट करना है। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का जिसका नाम होता है लोकल स्टोरेज और इसी का मैंने अभी आपको मेथड भी दिखाया था जिसका नाम है सेट आइटम, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर कोई की और वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक की ले रहा हूँ जिसका नाम ही मैं रख रहा हूँ टोकन और इसकी वैल्यू हमारे को कहां से मिलेगी, वो मिलेगी हमारे को यहाँ से डाटा में। तो डाटा को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब डाटा के अंदर हमारे को एक वेरिएबल जो मतलब कि एक तरीके की प्रॉपर्टी होगी उसका नाम भी मैंने अपनी एपीआई के अंदर टोकन ही रखा हुआ है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। तो यहां देखिए मैं अपनी दूसरी फाइल में आ गया। यहां पर मैं क्या करता हूं, देखिए जहां पर मैंने लॉगिन की एपीआई बनाई थी तो यहां से हम लास्ट में जब यूजर लॉगिन हो जाता है सक्सेसफुली तो यहां पर मैंने एक टोकन नाम का वेरिएबल लिया था जिसको मैं जेसन फॉर्मेट में सेट कर रहा हूं। तो यही हमारे को डाटा के अंदर मिलेगा और इसी को मैं अपने यहां पर शो कर रहा हूं डाटा डॉट टोकन। अब ये टोकन ही मैंने यहां पर अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर सेट कर दिया है। इसकी की का नाम है टोकन। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये लोकल स्टोरेज में सेट हो जाए उसके बाद यूजर को ये जो विंडो है अपने आप रीडायरेक्ट करके स्टूडेंट्स वाले पेज पे ले जाए जहां पर स्टूडेंट का सारा डाटा है। ये देखिए, और यहां पर एल्स पार्ट के अंदर अगर कोई एरर मैसेज आया तो हमारे को यहां पे दिख जाएगा। अगर नहीं आया तब हम यहां पर लिख देते हैं लॉगिन फील्ड। ये देखिए, अब यहां पर ये मैंने फ्रंट एंड पे अपने लॉगिन फॉर्म का और रजिस्टर फॉर्म का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो हमने पहले से एक फाइल बना रखी है student.html जिसके अंदर हम स्टूडेंट के सारे डाटा को फैच करके दिखा रहे हैं, वहां पर जाकर भी कुछ चेंजेस करने हैं। तो देखिए मैं दूसरे एडिटर में आ गया। अब यहां पर मैं अपनी मेन फाइल के अंदर आता हूं student.html। मैं इसमें सबसे नीचे जाता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने अलग अलग फंक्शन बना रखे हैं। ये हम अपनी पिछले से पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर सारे स्टूडेंट का डाटा फैच कर रहे हैं। ये हमारा पेजिनेशन का फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास सिंगल स्टूडेंट के रिकॉर्ड का फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास सर्च का फंक्शन है। यहाँ पर हमारे पास ऐड न्यू स्टूडेंट का फंक्शन है। इसी के साथ डिलीट का और लास्ट में अपडेट का। ये देखिए,
तो ये फंक्शन मैंने पहले से ही बना रखे हैं, जो पिछले से पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखिए इन पेजेस को अगर मुझे अब यूज करना है, मतलब कि ये स्टूडेंट की एपीआई यूज कर रहे हैं, आप किसी एपीआई को यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर हम एक एपीआई का यूआरएल पास कर रहे हैं और ये यूआरएल कौन सा है, स्टूडेंट्स वाली एपीआई का। तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि अगर अब हमें इन एपीआईज का एक्सेस चाहिए तब हमें यहाँ पर अपना टोकन भी पास करना पड़ेगा। तो टोकन तो हमने ऑलरेडी सेव करा दिया अपनी लोकल स्टोरेज में। तो इस पेज में तभी आएगा यूजर अगर वो लॉगिन है, तो लोकल स्टोरेज भी सेव हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप ही चल जाएगा जब ये पेज ओपन होगा, जिसके अंदर हम चेक करेंगे क्या लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन नाम की कोई की है कि नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ चेक आउट, आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। इसके अंदर हम चेक करने वाले हैं क्या यूजर प्रॉपर लॉगिन है कि नहीं। ये हमें कैसे पता लगेगा, अगर हमारे पास यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर टोकन नाम की कोई की है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर आकर मैं लोकल स्टोरेज का डाटा रीड करने के लिए जो मेथड होता है गेट आइटम, उसका यूज करने वाला हूं। और हमारी की का नाम क्या है, टोकन। मैंने अभी आपको दिखाया था कि जब भी हमने सेट किया था लॉगिन के टाइम पे उसका नाम रखा था टोकन। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या टोकन के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। देखिए अगर टोकन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मैंने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का लगाया, अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो मैं चाहता हूं ये पेज ऑटोमेटिकली इस पेज को ओपन ही ना करने दे, वो ऑटोमेटिकली दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। ये देखिए मैंने उसको रिडायरेक्ट कर दिया दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे जिसका नाम है index.html। अब इन केस अगर हमारे पास टोकन में कोई भी वैल्यू आ चुकी है तो मैं क्या करता हूं, इसको रिटर्न कर देता हूं। ये मैं एक फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू बना रहा हूं, जो भी हमारे को यहां से टोकन मिला होगा उसी को मैं यहां पर रिटर्न कर रहा हूं। अब देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फंक्शन को सबसे पहले कॉल ही कर लेता हूँ। जैसे ही पेज ओपन होगा ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। ये देखिए अब देखिए यहां से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड शुरू हो रहा है, जहां पर मैंने 3 वेरिएबल सेट किए हैं। उसके बाद ये फंक्शन बनाया, ये फंक्शन अपने आप तो कॉल नहीं होगा, यहां पर कॉल हो जाएगा। अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा यहां पर ये चेक किया जाएगा क्या लोकल स्टोरेज के अंदर कोई की है जिसका नाम है टोकन, अगर है तो उसको रिटर्न कर दो। अब ये रिटर्न होकर टोकन कहां जाएगा, यहां पर। अब ये टोकन हमारे को यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं इसको जितने भी हमने फंक्शंस बना रखे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पहला फंक्शन है व्यू ऑल स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपना जो ये फैच मेथड बना रखा है इसके अंदर मैं एज ए हेडर इसे यहाँ से पास करूंगा इस टोकन को। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा ये मेन मेथड है फैच, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपके लिए कोड समझना आसान हो जाए। ये तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा यूआरएल, जो एपीआई का यूआरएल है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा हेडर्स। जैसे कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, हमारे पास कई तरीके के हेडर्स आते हैं, मगर जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं यहां पर हमारे को जो हेडर चाहिए वो उसका नाम है ऑथराइजेशन। और इसके अंदर हमारे को टोकन पास करना होता है जो कि होता है बीएरर टोकन, जैसे हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो यहां पर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूं, यहां पर मैं टिडल कोड ले रहा हूं, इसके अंदर मैं लिख देता हूं बीएरर। ये हमें खुद से लिखना है। इसके बाद जो हमारे को टोकन मिला है वो हमारे को इस वेरिएबल के अंदर मिल रहा है यहां पर। तो इसी वेरिएबल का नेम मैं यहां पर डाल देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर डॉलर कर्ली साइन ले लेता हूं और इसके अंदर टोकन। ये देखिए, तो अब जब हम स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को फैच करेंगे तब हम यहां पर ये एपीआई का यूआरएल जब रिक्वेस्ट एज ए भेज रहे हैं सर्वर को कि कौन सा डाटा हमें देखना है, तो उसी के साथ हम यहां पर एक ऑथराइजेशन हेडर भी भेज रहे हैं जिसके अंदर हमारा है टोकन। अगर ये टोकन मैच हो जाएगा सर्वर से तभी हम इस पेज को देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूं ये हम कैसे करेंगे। अभी मैंने सिर्फ ये फंक्शन जो है सिर्फ एक ही फंक्शन पे लगाया, व्यू ऑल स्टूडेंट्स पे। तो अंदर के पेज अभी नहीं चलेंगे, जैसे व्यू सिंगल स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। तो देखिए यहां पर मैं आ गया अपनी विंडो में। अब यहां पर हमारी मेन फाइल जो है सबसे पहली फाइल, उसका नाम है index.html। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं, इसे ब्राउजर में ओपन कर लेता हूं। ये देखिए मैं यहां पर आ गया अपने लॉगिन वाले पेज पे। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक लॉगिन बना भी रखा है। मैं सबसे पहले यहां पर रजिस्टर का कोड चेक कर लेता हूं कि अब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो यहां पर मैं एक नया यूजर बना रहा हूं, याहू बाबा। तो देखिए मैंने यहां पर इसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन डाल ली है। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं तो ये कोड चल नहीं रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि हमने सर्वर स्टार्ट नहीं किया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। तो यहां पर मैं आया, टर्मिनल ओपन करता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने टर्मिनल में अभी सर्वर को स्टार्ट नहीं किया है। तो यहां पर मैं अपनी कमांड चला लेता हूं npm start। तो देखिए अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं नीचे कर लेता हूं।
मैं दोबारा से आ गया यहाँ पर अपने ब्राउजर में। अब ये फॉर्म फिल ही है ऑलरेडी, मैं यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, रजिस्टर सक्सेसफुल, यू कैन लॉग इन। अब देखिए जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली लॉग इन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका है, अपने आप ही इस वाले पेज पे आ गया, क्योंकि मैंने इफ की स्टेटमेंट में लगा रखा था अगर रजिस्टर का रिस्पॉन्स जो है वो ओके आया तब ऑटोमेटिकली लॉग इन वाले पेज पे चले जाए। अब मैं यहाँ पर याहू बाबा से लॉग इन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दी है, मैं लॉग इन करता हूँ और ये देखिए मैं ऑटोमेटिकली स्टूडेंट वाले पेज पे आ चुका हूँ, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं सारी इंफॉर्मेशन देख भी पा रहा हूँ। अब मैं चेक करता हूँ क्या मैं ये अंदर वाले पेज भी देख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कोई टोकन पास नहीं किया है। तो देखिए मैं किसी भी एक यूजर पे, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है अजय देवगन, मैं इस पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं। मैं एडिट वाले पेज पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी सब में लिखा आ रहा है अनडिफाइंड। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर टोकन पास नहीं किया है। तो मैंने अब जितने भी फंक्शन बना रखे हैं जैसे व्यू का, एडिट का, डिलीट का, ऐड स्टूडेंट का, सब में मुझे अपना टोकन भी पास करना है एज ए ऑथराइजेशन हेडर। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद मैं जाता हूं अपने मेन फाइल के अंदर जिसका नाम है student.html। तो देखिए जैसे मैंने ये टोकन पास किया है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि सेम सही कोड मुझे अपनी सारी एपीएस के अंदर जहां पर भी मैंने फैच मेथड यूज किए सब जगह मेरे को ये ऑथराइजेशन हेडर पास करना है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं अभी, और यहां पर ये पेजिनेशन का कोई काम नहीं है। यहां पर देखिए व्यू सिंगल स्टूडेंट का यहां पर हमारे पास फंक्शन है व्यू स्टूडेंट, मैं इस पर क्लिक करता हूं और देखिए यहां पर भी मैंने एपीआई पास कर रखी है, यहां पर मैं एंटर कर देता हूं और ये देखिए यहां पर भी मैंने कोमा लगाकर ये हेडर पास कर दिया। तो यहां पर भी काम कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं बंद करता हूं। इसके बाद आता है हमारा सर्च का, इसके अंदर तो बेसिकली कोई काम नहीं है फैच का। ऐड स्टूडेंट, देखिए ऐड न्यू स्टूडेंट है, यहां पर भी मैंने फैच मेथड का यूज कर रखा है, आप देख रहे हैं। अब इसी के बाद जैसे मैंने ये अपना हेडर पास कर रखा है, इसी के साथ मैं यहाँ पर बॉडी के बाद यहाँ पर कोमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना हेडर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर बेसिकली मेरे को ये कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ही हूँ। तो इसको मैं एज इट इज ऊपर रख देता हूँ। तो यहां से भी मैंने टोकन पास कर दिया अपना ऑथराइजेशन टोकन, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद आता है हमारे पास डिलीट का फंक्शन, इसके अंदर भी मैंने फैच मेथड का यूज किया, ये देखिए। अब यहां देखिए मैंने मेथड डाल रखा है यहां पर डिलीट, इसको मैं नीचे कर लेता हूं। अब यहां पर सबसे पहले मेरे को ऊपर कोमा लगाना है, इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। अब यहां पर मैं अपना हेडर पास करने वाला हूं, ये देखिए। इससे पहले मैं ये कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूं, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस ऑलरेडी लगी हुई हैं। ये देखिए अब इसके अंदर जो ये हमारा डिलीट के लिए मैंने फैच एपीआई यूज की थी, इसके अंदर जहां मेथड पास किया था डिलीट, यहां पर भी मैंने अपना हेडर पास कर दिया है। अब जो टोकन हमारे को कहां से मिल रहा है, जब भी हमने लॉगिन किया है तो हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर जो टोकन सेव हो चुका है वही मैं यहां पर देख पा रहा हूं। इसको भी मैं बंद कर देता हूं। अब यहां पर हमारे पास लास्ट एक चीज है अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूं। यहां पर भी देखिए फैच मेथड हमने यूज किया हुआ है, इसके अंदर भी मैं कोमा लगाकर यहां पर अपना हेडर पास कर देता हूं। इसमें से ये कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूं, ये एक्स्ट्रा स्पेस भी हटा रहा हूं। ये देखिए अब जब ये मेथड यूज होगा पुट, यहां से हमारे पास फॉर्म का डाटा जाएगा और यहां पर मैं अपना टोकन भी पास कर रहा हूं। तो ये काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको अपना टोकन पास कर देना है। अब ये जितने भी फंक्शन है तभी काम करेंगे अगर आपके पास एक वैलिड टोकन है, और वैलिड टोकन कहां से आएगा हमारे पास, लोकल स्टोरेज से, जिसको मैं यहां पर एक टोकन नाम के वेरिएबल में सेव करवा रहा हूं। इसी टोकन नाम के वेरिएबल का ही यूज मैंने अपने सारे फंक्शंस के अंदर किया है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया अपने ब्राउजर में, मैं फाइल को एक बार रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए अगर मैं किसी यूजर के सिंगल रिकॉर्ड को अगर फैच करूंगा तो देखिए वो रिकॉर्ड भी फैच होने लग गया। ये नहीं हो रहा है, मैं डिलीट करके देखता हूं। जैसे एक स्टूडेंट है कृति, ये देखिए डिलीट भी हो रहा है। ऐड करके देख लेता हूं, यहां पर दोबारा से कृति का रिकॉर्ड डाल लेता हूं। मैंने उसकी इमेज वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहां से डाल दी है, क्रिएट करता हूं, नेक्स्ट पेज पे जाता हूं और ये देखिए कृति का यहां पर रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। मैं अपडेट करके देखता हूं, यहां पे अपडेट का डाटा यहां पर शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई एरर है। मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं आया और सबसे पहले मैं नीचे जाता हूं जहां पर मैं अपडेट ये फॉर्म ओपन कर रहा हूं। अच्छा यहां पर हमने मिस कर दी, यहां पर भी फैच मेथड था, तो इसके अंदर भी मेरे को अपना टोकन पास करना है। तो टोकन मैं ऊपर से ले लेता हूं,
ये देखिए ये हेडर है मेरा, इसी को कॉपी करके मैं यहां पर पास करता हूं। इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। बेसिकली यहां पर सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाता हूं और उसके अंदर मैं यहां पर अपना हेडर पास कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने अपना ऑथराइजेशन हेडर पास कर दिए, फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब मैं किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को ओपन करता हूं। ये देखिए, अब यहां पर डाटा भी आ रहा है। मैं इसको चेंज भी करके देख लेता हूं। यहां पर फोन नंबर चेंज कर देता हूं, लास्ट में लिख देता हूं 33 और यहां पर अपडेट करता हूं और ये देखिए यहां पर फोन नंबर चेंज हो चुका है। अब इसके बाद बात आती है यहां पर लॉग आउट की। मैंने यहां पर लॉग आउट का कोई बटन नहीं लगा रखा, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक लॉग आउट का बटन भी डाल देता हूं। तो देखिए ये मेरा स्टूडेंट्स वाला पेज है। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऊपर जाकर सबसे ऊपर जहां पर मेरा हेडर आ रहा है, ये देखिए यहीं कहीं पर मैं एक बटन भी ऐड कर लेता हूं। जैसे रिफ्रेश का बटन है, इसी के साथ मैं एक बटन और ऐड कर रहा हूं और यहां पर बटन पे क्लास लगा देता हूं डेंजर। यहां पर मैंने लिख दिया लॉग आउट और यहां पे जो फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक पर, उसका नाम भी रख देता हूं लॉग आउट। ये फंक्शन भी मुझे नीचे जाकर बनाना पड़ेगा, लॉग आउट फंक्शन, तो मैं इसका नेम यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब मैं सबसे नीचे जाता हूं। देखिए यहां पर स्क्रिप्ट में सबसे नीचे आ गया मैं। यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर एक कमेंट लगा लेता हूं और यहां लिख देता हूं लॉग आउट फंक्शन। इसके बाद मैं यहां पर एक फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन इसका नाम रहेगा लॉग आउट। अब इसके अंदर आकर मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर मुझे अपनी लोकल स्टोरेज जो है उसको रिमूव करना है। तो लोकल स्टोरेज के अंदर हमने जो की रखी हुई है उसका नाम ही है टोकन। तो सबसे पहले मैं उसी को रिमूव करता हूं। तो देखिए इसके लिए मेथड आता है रिमूव आइटम और हमारा जो की है उसका नाम ही मैंने रखा है टोकन। तो टोकन यहां से लोकल स्टोरेज से रिमूव हो जाएगा। अब जैसे ये रिमूव हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि पेज जो है, जो भी हमने स्टूडेंट्स का पेज ओपन करके रखा हुआ, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। तो देखिए यहां से मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूं इसको लॉगिन वाले पेज पे और लॉगिन का पेज है हमारा index.html। तो यहां से आपको क्लियर होगा, सबसे पहले हम लॉग आउट में क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी लोकल स्टोरेज से अपने टोकन को रिमूव करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली इस पेज को ले जाएंगे लॉगिन वाले पेज पे। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए जैसे मैं यहां पर लॉग आउट करूंगा तो देखिए वापस से आ गए लॉगिन वाले पेज पे। अब अगर मैं सीधा से ही स्टूडेंट्स वाले पेज को अगर ओपन करता हूं, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं students.html, तो देखिए मैं उस पेज पे जा ही नहीं पा रहा हूं, मैं ये दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे आ जाता है। अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली, मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली वापस से लॉगिन वाले पेज पे आ जाएगा। देखिए मैं यहां पर एंटर करता हूं तो देखिए दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पेज के अंदर मैंने सबसे पहले ये फंक्शन कॉल कर लिया जिसका नाम है चेकआउट। ये चेक करता है क्या यूजर के पास टोकन है, अगर वो नहीं है तब मैं दोबारा से इसे index.html वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा हूं। अगर इसके अंदर टोकन होगा तब ये टोकन रीडायरेक्ट करेगा, ना कि पेज को, और ये टोकन आ जाएगा हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर। तो यहां पर मैं दोबारा से लॉगिन करता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर यूजर की इंफॉर्मेशन डाल दी, लॉगिन करता हूं। देखिए मैं लॉगिन करके अंदर वाले पेज पे आ गया। यहां पर मैं स्टूडेंट का सिंगल रिकॉर्ड भी फेच कर पा रहा हूं और सारे काम कर पा रहा हूं। यहां पर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए जब भी हमारी लोकल स्टोरेज होती है तो इसकी इंफॉर्मेशन आप ब्राउजर के अंदर कंसोल में भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर मैं प्रेस करता हूं F12 और ये देखिए हमारा कंसोल बॉक्स ओपन हो चुका है। यहां पर आपको जाना है एप्लीकेशंस के अंदर, ये देखिए, और यहां पर आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा, यहां पर हमारे पास एक हेडिंग है स्टोरेज, जिसके अंदर आ रही है लोकल स्टोरेज। अब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा फाइल और यहां पर देखिए एक टोकन नाम की आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूं और इसके अंदर जो टोकन से हुआ वो वैल्यू भी आप यहां से देख पा रहे हैं। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो नीचे हमारे पास टोकन भी आ चुका है। आप देख रहे हैं इस टोकन के अंदर निशानी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि 2 डॉट्स होती हैं, पहली डॉट यहां पे है और दूसरी डॉट आगे है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव है। तो इस तरह से भी आप लोकल स्टोरेज को देख सकते हैं, मगर इसके अंदर क्या जेसन फॉर्मेट पर डाटा है वो आप रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। अगर इसको रीड करना है तो सर्वर पे हमारे पास मेथड आता है वेरीफाई, जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप इसको सिक्योर फॉर्म में सेव करना चाहते हैं लोकल सिस्टम पे, तब आप यहां पर कुकीज का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये है कुकीज, तो जो भी कुकीज होगी वो डाटा आपको यहां दिखेगा, मगर इसको आप रीड नहीं कर सकते क्योंकि कुकीज जो होती हैं, मैंने आपको कुकीज वाली वीडियो में बताया था,
अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग कुकी के फॉर्मेट में सेव किया है तो आप इसे रीड नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर देख तो पा रहे हैं अपने टोकन को, मगर कुकीज में ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आप इसकी जगह कुकीज का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे हम JWT टोकन को अपने फ्रंट एंड में यूज करते हैं फैच मेथड की हेल्प से। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।